नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस का। तो क्रिमिनल मामलों में बहस सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। कई बार एडवोकेट जब बहस कर रहे होते हैं तो पीछे खड़े एडवोकेट या कई बार जुडिशियल अधिकारी भी मुस्कुराते हैं और उनको लगता है कि ये गलत बोल रहा है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि किसी भी फाइनल बहस को करते समय आपको पूर्व में क्या तैयारी करनी है जिससे कि आप बहस करते समय पहुंचनी हो, है ना। हड़बड़ा जाते हो ना तो नहीं हड़बड़ाओगे सर, आप भी हड़बड़ा रहे हो। हाँ यार, आज तो मैं भी हड़बड़ा गया। फिर कोड में किन बातों का ध्यान रखें, यानी कि ये भी इस वीडियो में समझेंगे। फिर अपन इस वीडियो में समझेंगे कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ना फाइनल आर्ग्यूमेंट में। और फिर अंत में समझेंगे, चूंकि एफआर की सीरीज चल रही है तो एफआर की फाइनल आर्ग्यूमेंट कैसे करें, एक डेमो ग्रुप में आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी, है ना। तो बात करते हैं। सबसे पहले देखा गया है अक्सर कि कुछ एडवोकेट इस प्रकार की गलती करते हैं बहस करते समय कि मामला सारा हड़बड़ा जाता है और जज साहब को भी हंसी आ जाती है और पास खड़े व्यक्ति भी हंसने लग जाते हैं, क्या बोल रहे हो वकील साहब, है ना। तो इससे क्या होती है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। देखो वही तरीका अपना बहस है, तो बहस में सबसे पहले आपको, जैसे बहस की 15 दिन की तारीख मिली, 20 दिन की तारीख मिली, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, जो फाइल कोर्ट में है वो आपके पास भी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? अक्सर ये देखा गया है कि कई एडवोकेट, ज्यादातर नए एडवोकेट ये गलती करते हैं, उनके पास पूरी फाइल ही नहीं होती, यानी कि उनके पास क्रॉस एग्जामिनेशन के सारे बयान नहीं होते, उनके पास जो कोर्ट में प्रदर्शित हुए डॉक्यूमेंट नहीं होते। कई बार उनके पास डॉक्यूमेंट तो होते हैं, वो पहले से ले लेते हैं, पर बाद में प्रदर्शित होते हैं तो प्रदर्शित PW1 हुआ या DW1 हुआ, उनको पता ही नहीं चलता। फिर जज साहब को कैसे पढ़ के सुनाएंगे, है ना। या कई बार कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के बयान उनके पास नहीं होते, या बयान मुलजिम के बयान नहीं होते, है ना। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपके पास जो कोर्ट में फाइल है वो आपके पास होनी चाहिए। पहला काम आपको, देखो बहस से पहले की तैयारी बता रहा हूं मैं। दूसरा, आपके पास जो फाइल है वो उसी सीरीज में ना जमानी है जैसी कोर्ट में है। मैं तो ये कहता हूं आपको ऑर्डर शीट भी निकलनी चाहिए, ऑर्डर शीट भी कई बार काम आएगी, जैसे अपन एफआर वाले मामले में मैं बताऊंगा। यानी कि जो सीरीज जमी हुई, यानी कि सबसे पहले आपके पास आ गई ऑर्डर शीट, आ गई ऑर्डर शीट के बाद आपके पास एफआईआर आ रही है, एफआईआर के बाद जो एफआर दी वो आ रही है, फिर थाने में जो बयान हुए वो बयान आ रहे हैं, फिर जो आपने कोर्ट में जो बयान कराए वो कोर्ट में वाले बयान आ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपके नक्शा मौका आ रहा है ना, और बयान मुलजिम आ रहे हैं, आरोप आ रहे हैं, जो भी है जो कोर्ट में है वैसी किसी फाइल आपके पास जमी हुई होनी चाहिए, जिससे आपको कोर्ट में बताने में आपको दिक्कत नहीं आए। एक ये काम कर। फिर जो देखो मैं जो करता हूं तरीका, मैं क्या करता हूं, फ्लैग लगा देता हूं। जैसे एफआईआर चिपकाई, एफआईआर बयान PW1, बयान PW2, है ना, DW1, है ना, बयान मुलजिम ये आ गया, ये एफआर ये आ गया, ये बयान नक्शा मौका। तो आपको कोर्ट में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं पत्ते गिरे नहीं, और पत्ते हमेशा आप आराम से फाइल को अच्छी प्रकार से सीए समझो ना, उस पर सुया लगा के अच्छे से बांध देवे, ताकि जब आप डाइस पे बेस करें तो पत्ते बिखरे नहीं, है ना, नीचे बिखर गए फिर आप ले रहे हो, ये होश पोज होने वाले मामले हैं, ऐसा आपको नहीं करना है ना। पहली बात क्या बताई, पूरी फाइल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी, आपको फ्लैग लगाने चाहिए। वकील साहब महत्वपूर्ण बात नहीं बता रहा, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, आपको ये देखना है कि फाइल किस स्टेज पे है, यानी आप कौन सी बहस कर रहे हो। सबसे ज्यादा हंसते क्यों एडवोकेट पता है आपको? यह है बहस, है ना। अब ये तो एक तो बहस होती है अंतरिम, यानी कि इंटरिम बहस किसी भी प्रार्थना पत्र पर यानी एप्लीकेशन पर, है ना। और एक होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट, है ना, अंतिम बहस, है ना। अब आप कर, मामला ये चल रहा है और आप बहस इस पर करो, है ना। जैसे कि मामला कॉग्निजेंस पे चल रहा है और आप बोल रहे हो साहब ये दोषी है, इसको सजा दो, तो हंसेंगे। मामला चल रहा है
बहस चल रही है आपकी आरोप पे कि आरोप बनता है या नहीं बनता है, और आप बोल रहे हो कि नहीं इसको तो सजा दो, नहीं इसको तो बरी करो, है ना। तो मामला क्या चल रहा है, यानी कि जो एप्लीकेशन चल रही है उस एप्लीकेशन पर ही आपको बहस तैयार करनी है। आपकी फाइल कंप्लीट होगी, अब आपको देखना है कि कोर्ट में मेरा क्या मामला चल रहा है, यानी कौन सा प्रार्थना पत्र है, उस प्रार्थना पत्र को अच्छे से पढ़े, फिर उस पर कानून देखें, है ना, फिर उस पर जजमेंट देखें, फिर सामने वाले ने क्या डिफेंस लिया वो देखें, और जज किस आधार पर फैसला करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, तो भी आपकी बहस अच्छी होगी। तो यानी कि जो अंतरिम अगर कोई प्रार्थना पत्र, जैसे कॉग्निजेंस का ऑर्डर है, कॉग्निजेंस का ऑर्डर भी एक अंतरिम ऑर्डर है, उस पर आप बहस करो और आप बोल रहे हो उसको सजा दो, है ना, या इस पर आरोप बनता है, तो फिर हंसेंगे, सीनियर एडवोकेट हंसेंगे, क्योंकि आपने तैयारी ऐसी की। और कहाँ के वीडियो देखे, फेमस वकील साहब के वीडियो देखे, अरे यार ऐसे क्या वीडियो बनाया वकील साहब ने, क्यों हंस रहे लोग, तो मेरी भी हंसी होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कौन सी स्टेज चल रही है उस पर भी आपको बहस करनी है। अब आपकी डॉक्यूमेंट पूरी, अब आपको और तैयारी क्या करनी है, जो आपका जैसे मान लो फाइनल आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, तो आपको जैसे उसमें ए बी सी है ना और डी, मान लो 4 मुलजिम इनकी तरफ से आप लड़ रहे हो और इन पर अपराध बना दिया, जैसे 323 है ना, 115(2) होगा ना, हाँ, और 341 341 है ना, 126 ये भी शायद 2 होना चाहिए, है ना, जो भी है 323 341 का मामला चल रहा है और ABCD 4 मुलजिम है। तो अब आपको ये देखना है कि ये मुलजिम ये मुलजिम इन्होंने अपराध नहीं किया, और जो घटना हुई उसमें ये अपराध नहीं बनता, यानी कि दोनों बातें अलग अलग है। एक तो इन्होंने अपराध ही नहीं किया, मौके पे नहीं थे, या ऐसी बात, दूसरी जो घटना है उससे ये धाराओं में ये अपराध नहीं बनते। इन दोनों पर आपको बहस तैयार करनी पड़ेगी, आगे बताऊंगा मैं कैसे होता है ना। फिर जब आप कोर्ट में गए, आपने तैयारी कर ली, बहस की तैयारी कर ली, पूरी देख ली, तो मेरी ये इच्छा है कि आप एक बार उसको लिखित में बोले, मैं जैसे आपके सामने ये बोलूंगा एक बार लिख लें, सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर डॉक्यूमेंट बताऊंगा, है ना, तो उससे क्या आपका है हिचकिचाहट है वो भी निकल जाएगी। फिर क्या हुआ, आप कोर्ट में गए, तो नए एडवोकेट सबसे ज्यादा कोर्ट में जो गलती करते हैं, उनको बहुत ही जल्दबाजी रहती है, यानी कि उनको अगर बहस करनी चाहिए 30 मिनट तो वो निपटा देंगे 5 मिनट या 10 मिनट, जबकि सीनियर एडवोकेट उसी 30 मिनट की बात को 2 घंटे। तो आपको ज्यादा समय भी नहीं लेना और कम समय में। कई बार एडवोकेट ये सोचते, पहले मैं भी नया था तो यही सोचता था कि यार कोर्ट का समय खराब हो रहा, फटाफट कह के चलो, फटाफट कह दो, है ना, ताकि जज साहब का समय नहीं बिगड़े, कोर्ट का समय नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जो बातें मैं वीडियो में बता रहा हूं, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वकालत सीखनी है तो ध्यान से सुनना है। आप जहां कोर्ट में जा रहे हो, रोज सीनियर के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, ज्यादातर सीनियर ये ऐसी बारी की बात है आपको नहीं बताएंगे ना, उनके पास समय है। और जब मैं ये बता रहा हूं तो आपका सिर नहीं चढ़ना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट्स में लिखें। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर क्या होता है, दूसरी बात, सुबह ही जिस दिन कोर्ट में गए, कोर्ट खुलते ही सुबह ही जज साहब को ये बात बता दे कि उस फाइल में मैं बहस के लिए तैयार हूं, साहब आप जब भी फ्री हो तो मुझे आवाज लगा दें। अब जज साहब को कोई दूसरा काम है, जज साहब के बयान आगे 100 काम है और आप बहस करो, जज साहब फाइल पे सिग्नेचर कर रहे हैं ना, देखा गया ना कहीं ना कहीं, ऐसा होता नहीं है, कहीं भी जज साहब सिग्नेचर कर रहे हैं, हाँ साहब बोलो बोलो। अब आप क्या कह रहे हो, उनका मूड ही नहीं है, वो बयान टाइप करा रहे हैं, पेशकार जी से बात कर रहे हैं, आपको कि हाँ सुनो। तो इस प्रकार के मामले में फिर आपकी गड़बड़ होती है। कई बार जज साहब अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो आपको रुक जाना चाहिए, वो फाइल पे साइन करे, सर मेरी बात ध्यान से आप सुन लीजिए, तो फिर वो जरूर ही सुनेंगे, है ना। तो आपको उनसे पहले जाके देना था कि वो फ्री हो तो अपनी बहस शुरू, आपकी बहस शुरू कर सके, है ना। फिर हो गया, देखो कौन कौन से टॉपिक है, ये हो गया, है ना, इस पर बात हो गई। तीसरी ओर फिर अपन बात करते हैं कोर्ट रूम में। आपको बेस, सबसे पहले तो आपके ऊपर जो FIR क्या लिखी है ये बताना चाहिए जज साहब को पढ़ के, साहब ये लिखा है मेरे पर, ये अपराध का मेरे को मुलजिम बनाया, या कोई प्रार्थना पत्र है तो प्रार्थना पत्र पढ़ के आपको सुना जी, ठीक है ना। फिर उसमें जो गवाह है, उन गवाह में जो आपने जो जिक्र की है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो उस बात को काटते हैं वो सुनना चाहिए। पूरी फाइल पढ़ने का कोई तुक नहीं है, जैसा भी बोल हो जाएंगे फिर आपकी बात को भी महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे।
आपकी फाइल में कुछ आप मार्कर से उसको हाईलाइट कर देता कि वो बात आपको पढ़ पढ़ के सुना है, साहब PWD ने ये बोला, CWD ने ये बोला, है ना। तो ऐसे जो भी आता है आपको वो बोले, यानी कि PW1 ने ये बोला, है ना, और CW2 ने ये बोला, है ना, DW5 ने ये बोला। इस प्रकार से जो आपके पक्ष में वो बातें आपको बोलनी चाहिए। ये बात आपने बोल दी। फिर आपकी पूरी गवाह से फिर आपको ये बोलना है कि जो मेरे ऊपर आरोप है वो आरोप ये इस धारा में है और जो ये कथन का है उससे ये साबित नहीं होते हैं, इसलिए बरी करें अगर आप एक्यूज की तरफ से। और अगर आप एक्यूज की तरफ से नहीं है कर प्रार्थी की तरफ से या परिवादी की तरफ से, तो आपको बोला कि ये आरोप इस प्रकार की घटना, इसने भी बोला कि ये घटना घट रही है, इसने बोला ये हो रही है, इससे मारपीट हुआ, मेडिकल हुआ, ये आरोप पूर्ण रूप से साबित होते हैं, इसको सजा दी जाए। यानी जिसका आपका पॉइंट है वो बोले। या प्रार्थना पत्र है तो जो प्रार्थना पत्र आपका चल रहा है उस पर आपको बात करनी चाहिए। अब ज्यादा इसको समय नहीं लेंगे, मुद्दे की बात कर लेते हैं एक और। यानी FR पर आपको एक तो कॉग्निजेंस पर बहस, दूसरी हो गई FR की फिर फाइनल बहस, है ना। इंग्लिश में लिख देते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट, है ना। अब कॉग्निजेंस पे बहस है तो आपको क्या बोलना है उसमें कि साहब मैंने ये FIR कटवाई जिससे मैं A, B और C व्यक्ति के विरुद्ध धारा, जो भी ये धारा है 1, 2, 3 जो भी इसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई, ठीक है ना। फिर पुलिस ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इस आधार पर फाइनल रिपोर्ट दी, जो फाइनल रिपोर्ट दी। फिर आप बताएं कि ये रिपोर्ट किस प्रकार से गलत है। और फिर इसमें 2 पॉइंट बताने कि पुलिस ने जो FR पेश की उसकी फाइल के अनुसार ही गलत है, क्योंकि उसमें जो गवाह है उस गवाह ने तो ये कहा कि ये अपराध हुआ, फिर भी उन्होंने कैसे भी नहीं माना। या उन्होंने जो नक्शा मौका बनाया उसके आधार पर नक्शे मौके में ये तोड़फोड़ बता रखी है तो फिर भी ये नहीं माना। या डॉक्टरी हुई थी, साहब डॉक्टरी भी हुई थी, डॉक्टर में चोट आई थी, फिर भी नहीं माना। जो भी पुलिस की कमी है उसको पूरी बताना आपको, और जो FR के आधार है वो बताना कि FR गलत आधारों पे इस प्रकार दिए। सिविल नेचर मान लिया, सिविल नेचर का नहीं बनता हुक्म, ये तो मामला क्रिमिनल मामला बनता है ना। इस प्रकार के आपको बताना। फिर जो कोर्ट में आपने गवाह कराई उन गवाहों को पढ़ के बनाना कि साहब मेरे मामले में ये गवाह ये कहते हैं कि इस घटना की ये तायद करते हैं ना, यानी कंफर्मेशन करते हैं, जिससे इस मामले में प्रसंज्ञान लेना आवश्यक है। चूंकि मामला प्रारंभिक स्टेज पे है, हमारे साथ अपराध घटित हुआ है, हम लंबे समय से 3-4 महीने से तो थाने में हमारे लगे, 5-6 महीने कोर्ट में लगे, हम इस पे लगे हुए हैं। तो हमारे अगर कुछ मामला नहीं होता तो हम इतने समय से क्यों मुकदमा करते? क्या ऐसा कोई हमारा द्वेष था? ऐसा कोई पत्रावली पे नहीं आया है। तो आप कॉग्निजेंस का फिर कुछ जजमेंट आप पेश करें, जिससे पहले वाला वीडियो में बता सकूँ। और फिर जज साहब को निवेदन करें कि इन अपराधों में इन व्यक्तियों के विरुद्ध कॉग्निजेंस बनता है। ये होगी आपकी बेस। इस बेस के समय सामने वाला जो आपके बेस करेंगे कॉग्निजेंस नहीं बनता, क्योंकि अब क्या होता है 223 में एक नोटिस जारी होता है, वो भी आता है और वो भी बोलेगा कि इस प्रकार का अपराध नहीं बनता, कॉग्निजेंस नहीं ली जाए। जब वो बात कर देवे तब आप रिबिटल में, यानी उसके जब वो बोल रहा है ना उसके पॉइंट लिखें और रिबिटल बोले कि ये जो सामने वाले वकील साहब ने बोला है ये इस प्रकार गलत है, गलती का आपको आधार तुरंत बता। रिबिटल वाली तैयारी आपको तुरंत मौके पर ही करनी पड़ती है, इसलिए उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब फिर आता है, मान लो कि फाइनल आर्ग्यूमेंट आ गया, उसमें भी वो का वही है कि जो अपराधी है, जैसे मान लो A, B, C, O, D, और इन्होंने जो अपराध किया है 2, 3, 4 जो भी धारा है उनमें, है ना, तो वो धारा है जो अपराध किया है वो इन्हीं व्यक्तियों ने किया है। ये गवाह क्या क्या कह रहे हैं ये आपको पढ़ के सुनाने के, है ना। फिर दस्तावेज क्या क्या कह रहे हैं वो बताना, है ना। फिर डिफेंस में आपने क्या पेश किया वो बताना, है ना। फिर कुछ जजमेंट बताने, उस आधार पर फिर आपको लास्ट में बोलना है किसको बरी किया जाए। जैसे जैसे अपन फौजदारी फाइल पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद मेरी रुचि है कि मैं 323 है ना और 341 ये इसकी पूरी फाइल शुरू से अंत तक बताऊंगा। उसमें लिखित बेस भी और फाइनल आर्ग्यूमेंट दोनों अपन समझेंगे साथ साथ, और एक एक गवाह के बयान भी देखते जाएंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर कई सारे वीडियो बनते हैं, पर शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं जो फाइनल आर्ग्यूमेंट है उसमें जब सामने वाले एडवोकेट साहब जो भी बोल रहे हैं, एडवोकेट साहब, उसको आप उसी समय आपको आपके नोट करना है
और उसका वापस आपको रिबिटल देना है कि ये मामला इस प्रकार से जो कह रहे हैं वो बहस गलत है, इस आधार पर, इस तर्क पर वो गलत है, ये आपको बोलना था कि जैसे आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि जो फाइनल आर्गुमेंट जो मामला है उसमें आपको अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये आर्गुमेंट वाला मामला, फाइनल आर्गुमेंट का, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस पर कुछ वीडियो जो क्रिमिनल मामले बनाते हैं तो सबसे पहले तो प्रसंज्ञान पे कुछ वीडियो बनेंगे कि प्रसंज्ञान का फाइनल आर्गुमेंट कैसे करें, दोनों तरफ से बनेंगे, हाँ भी और ना भी, नहीं होना चाहिए इधर, है ना। फिर किस पे बनता है, आरोप पर आरोप बनना चाहिए, आरोप नहीं बनना चाहिए, है ना। फिर किस पर बनेगा, कोई भी प्रार्थना पत्र लगाया किसी गवाह को बुलाने का, उस पर गवाह को बुलाना चाहिए, गवाह को नहीं बुलाना चाहिए। फिर कोई दस्तावेज मंगवाने का प्रार्थना पत्र है, दस्तावेज मंगवाना चाहिए, दस्तावेज नहीं मंगवाना चाहिए, इस पर भी बहस होगी, उसको भी आपको सीखना चाहिए। और फिर मान लो फिर हो गया, ये दस्तावेज हो गया, आरोप हो गया, और फिर कोई भी ऐसा कोई अन्य कोई प्रार्थना पत्र लग गया ऐसा विशेष, तो उस विशेष प्रार्थना पत्र के विरोध में या पक्ष में, है ना, वो भी लग सकता है। मान लो डॉक्टरी रिपोर्ट फोटोकॉपी लगी है और आपको असल नहीं लगी है किसी कारण से, तो असल को मंगवाना चाहिए, या फोटोकॉपी पढ़नी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं पढ़नी चाहिए, उस पर भी आपको लगाना है। सब पे आपके पास रूलिंग होनी चाहिए और लास्ट में फिर आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए। इसके साथ कुछ और भी लगते हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति की तरफ से एडवोकेट बनना चाहते हो, अब प्रार्थी परिवादी की तरफ से, है ना, और सामने वाला बोलता है नहीं बन सकते, तो उस पर भी एक छोटी सी बहस हो सकती है। यानी कई प्रकार के प्रार्थना पत्र, ये तो 5-6 बताए, 8-10 तक के प्रार्थना पत्र फौजदारी में लगते हैं। उन सब पे पक्ष में और विपक्ष में, क्योंकि एक एडवोकेट के जीवन में दोनों तरफ से लड़ना पड़ता है, पक्ष में और विपक्ष में। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको एक रजिस्टर रखना चाहिए, साला हालांकि ऑनलाइन सारा उपलब्ध, फिर भी आपको एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें हर प्रार्थना पत्र की पक्ष की और विपक्ष की कुछ रूलिंग्स, 5-5, 6-6, 10-10 रूलिंग कम से कम आपको लिखी रहनी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप चाहो तो उसको देख सको, बार बार आपको ढूंढने में समय खराब नहीं हो। तो ये जो वीडियो अपन ने बनाया है फाइनल आर्ग्यूमेंट का, इससे आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि आपको क्या तैयारी करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी। अब जो अपने एफआर वाला मामला रहा, अभी अपन प्रार्थी, ऐसा क्या लिखते हो कि साहब पढ़ने भी नहीं आता है ना प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी, उसकी तरफ से ही अपन लड़ चला रहे हैं ना, यानी उसकी तरफ से ही लड़ रहे हैं। तो अब एक्यूज की तरफ से भी, यानी कि अभियुक्त जो है वो एफआर में कैसा डिफेंस लेगा, क्योंकि मुकेश गोपावत के सामने हमेशा परिवादी थोड़ी आएगा या प्रार्थी थोड़ी आएगा, तो एक्यूज भी आएगा, कॉग्निजेंस का किसी को नोटिस गया वो आ जाएगा सामने वाला के वकील साहब मेरे पुलिस में तो मैंने बहुत ही अच्छा काम कर दिया और पुलिस बड़ी मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया और मेरा काम हो गया, और ये साला वापस यहाँ पे आटी अड़ गई, अब इसको मुझसे निकालो। तो वहां पर बंदरों को पुड़िया बांटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो दिमाग क्या लगाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आरोप बन रहा है तो उसमें आरोप बना नहीं बना नहीं बनता, उसको ये भी देखना पड़ेगा। डिफेंस आपको कैसे पेश करनी वो भी देखनी पड़ेगी, डिफेंस रूलिंग क्या देखनी वो पेश करनी। यानी कि एफआईआर की सीरीज कब खत्म होगी, सिर्फ मैं परिवादी की तरफ से या प्रार्थी की तरफ से आपको बता दूं, बोल दूं हो गया हो गंगा नहा गए, थोड़ी होंगे। आपको डिफेंस भी तो आना चाहिए, डिफेंस भी अच्छे से आना चाहिए। फिर फाइल की प्रैक्टिकल भी तो आनी चाहिए। फाइल कहाँ देखी अपने, फाइल तो एक भी प्रैक्टिकल आई नहीं, फाइल पूरी खोल के देखनी पड़ेगी, एक एक बयान, तभी होंगे। अब दिक्कत ये आ रही है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज है, वकील साहब इस टॉपिक बना दो, 498 पे बना दो, इस 323 बना दो, पॉस्को एक्ट बना दो, गृह हिंसा बना दो, सिविल बता दो, रास्ते बता दो। अब देखो मेरे भी रोज कोर्ट में पेशियां लगी रहती है, और मैं हूँ क्या हूँ, वन मैन आदमी घर पे। कोर्ट में तो मेरे पास 2-3 लोग हैं, मगर सारे ये पढ़ना भी पड़ता है, ड्राफ्टिंग अभी देखो डिजिटल बोर्ड आने के बाद भी एक भी पीटीपी नहीं बनी, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि कोर्ट में रेगुलर फाइल रहती है, घर पे ऑफिस में फिर क्लाइंट आते हैं और दिन भर थक भी जाते हैं। फिर कुछ कोर्ट के अगले दिन की जो बहस होती है, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बहस की तैयारी करनी, मुझे भी रोज तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरा जो मेन काम है वकालत का, तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करके बना रहा हूँ। तो एक वीडियो हो सकता है कि 2-3 दिन में एक वीडियो बन जाए। रेगुलर वीडियो बनना थोड़ा दिक्कत है, थोड़ी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मगर मैंने क्या वादा किया था कि सारे वीडियो आएंगे और निःशुल्क आएंगे, कभी कोई शुल्क आपसे वीडियो देखने के लिए आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सीखने की ललक है तो मैं 100% आपको सीखूंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप थोड़ा सा दिल खोल कर इसको फॉरवर्ड करें। ले मैं इसको, जैसे किसी को है ना, तो आपके कोई मिलने वाले उसको भी बताएं कि भैया तू भी सीख, आपके कोई ग्रुप है तो उसमें भी डालें। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ज़्यादा फायदा होता है, एक तो मानव नेचर है, तो मुझे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए रोज़ समय अवश्य निकालें। थैंक यू।